देखिए, उत्तराखंड की और ख़ासकर गढ़वाल की एक प्रवृत्ति रही है कि हम बहुत ज़्यादा सत्ता के आगे नतमस्तक नहीं होते और सत्ता की एक वो रहती है, प्रवृत्ति रहती है कि वो लोगों को अपने आगे झुकाने की कोशिश करता है। दबाव बना, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उन्होंने दबाव बनाया अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कि भीड़ लाओ। लोग इसको पसंद नहीं करते। तो इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर यहाँ चल रही है। लोग सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। एक दूसरी बात है कि जो केदारनाथ धाम के साथ पिछले ये परीक्षण कर रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रयोग भी इनके फेल हुए हैं और जिसने केदार घाटी के पूरे व्यवसायियों को, यहाँ के पंडा पुरोहितों को, हकूक़दारियों के जिनके आर्थिक हित खराब किए हैं, आस्था के साथ चोट लगाई है, उसका लोग जवाब देने को तैयार बैठा हुआ है। मैंने पहले दिन भी ये कहा कि जो विधायक का काम है वो ऐसे मुद्दों को उठाना है जो राज्यव्यापी हैं, उनको विधानसभा में सवाल खड़े करना है। वो एक सोबर और भली महिला हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो विधायक की मटेरियल नहीं है। वो विधायक रही हैं 2 बार, उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाई यहाँ पे। उन्होंने विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठा पाई, वो विधानसभा में कोई बड़े मुद्दे नहीं उठा पाई। वो पिछले 2-3 साल से बीजेपी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेकिन कोई बता दे कि अंकिता भंडारी के मामले में उन्होंने कुछ कहा। उसके अलावा जितनी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, वो उन पर कभी कुछ नहीं बोली। वो मुखर नहीं रहती, वो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मुखर नहीं रहती। वो महिला सशक्तिकरण के जो आयाम डिफरेंट अवयव हैं, कॉलेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, महिला सुरक्षा का मामला है, लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, उस पर कभी मुखर नहीं रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मनोज जो रावत हैं हमारे कैंडिडेट, वो उनसे हर मामले में बहुत आगे हैं, विधायी कामों में आगे हैं, विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे उस पर आगे हैं, वो विधानसभा की कार्रवाई को जानते और समझते हैं, उस पर आगे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी उस मामले में पूरी तरह से अनफिट दिखाई दे रही है हमें। ये देखिए, कांग्रेस ने बद्रीनाथ में भी प्रयोग किया था और यहाँ पे भी करेंगे। कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, लगातार 2 चुनाव हम हारे हैं। जब चुनाव हारते हैं तो आपके अंदर एक जिंदा रहने की जो स्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे विधायक इस वक्त, आप यकीन करोगे कि हमारे डिप्टी सीएलपी और हमारे जो दूसरे विधायक हैं उनको हमने 4-4, 5-5 बूथ का इंचार्ज बना रखा है। हमने अपने प्रदेश स्तरीय नेताओं को 5-5, 6-6 बूथ का इंचार्ज बना रखा है। वहाँ हमने और बहुत सीनियर लीडर्स को बहुत ऐसे काम दे रखे हैं जो मतलब उनके प्रोफाइल के हिसाब से मैच नहीं करता। चूँकि इस वक्त हमारे लिए सर्वाइवल स्टिंग है, जिंदा रहने की वो है, और हम जानते हैं कि इस चुनाव का बहुत बड़ा असर पूरे देश में होगा, पूरे राज्य में होगा। तो इस नाते कांग्रेस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो ये स्टिंग थी, जिसके अंदर सर्वाइवल की बात करते थे, या बीजेपी के अंदर ये वाला मसला था कि वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे, अब सत्ता में रहते हुए लगातार अब सत्ता में रह रहे हैं, सब दूध माल पुए खा रहे हैं, बढ़िया होटलों में रह रहे हैं, तो जनता में तो वो नहीं जा पा रहे। और जहाँ जहाँ मंत्री लोग जा रहे हैं, चूँकि वो इतना झूठ बोल चुके हैं, इतने सारे घोटाले हो चुके हैं, युवाओं पे, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज के मसले हो, अंकिता भंडारी के मसले हो, केदारनाथ से सोना चोरी का मसला हो, चांदी चोरी होने का मसला हो, पंडा पुरोहितों के अधिकारों का मसला हो, प्रधानमंत्री जब आते हैं किस तरह से पंडा पुरोहितों के साथ, यहाँ पर हकूक़दारियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसका मसला हो, इन सारे मसलों में वो जवाब दे नहीं पा रहे। तो उससे बेहतर है कि वो चुपचाप होटलों में बैठे हुए, कई लोग हमें मिल रहे हैं होटलों में बैठे हुए हैं जिनको हम जानते हैं, उन्हें कह रहे हैं यार जा ही नहीं पा रहे, हम जनता के बीच में जा नहीं पा रहे। तो ये कुछ लोग हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, और हमारे लोग मतलब पहली बार हमको ये दिखाई दे रहा है, बहुत सालों से हम कांग्रेस का चुनाव मैनेज करते हैं, दिख रहा है कि हमारे लोग जनता में भी हैं। होटलों में हमने उनको रहने के लिए मना किया हुआ है। अधिकांश हमारे विधायक भी गांव में, और हमारे नेता भी जो जिला स्तरीय नेता हैं, राज्य स्तरीय नेता हैं, वो गांव में लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो आपको लगता है हरिद्वार, अयोध्या, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी जीतेगा? देखिए, जहाँ जहाँ ये धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण करेंगे, जहाँ जहाँ ये धर्म का व्यवसायीकरण करेंगे, इन्होंने राजनीतिकरण किया, हम उसके भी विरोधी थे, लेकिन अब वो व्यवसायीकरण करने लग गए हैं। वो हम केदारनाथ आते हैं, केदार बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उस आस्था के साथ आते हैं, उस जगह का जो पौराणिक महत्व है उसके साथ आते हैं। हमको जनपद घूमने थोड़ी आ रखे हैं कि वो जनपद जैसा होना चाहिए। हम केदारनाथ को उसी पुरानी आस्था के साथ देखना चाहते हैं, उसके पौराणिक स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम बद्रीनाथ को जाते हैं, बद्रीनाथ के उसी पौराणिक स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन पतली गलियों को देखना चाहते हैं, उन पंडा पुरोहितों को बैठे हुए देखना चाह रहे हैं, वो जो छोटे मोटे सामान बेचने वाले हैं उनको देखना चाहते हैं, उस फील करना चाहते हैं उसको। हम कोई 3D पिक्चर देखने नहीं आ रहे होते।
तो इन जिस वजह से अयोध्या में हारे हैं, उस वजह से बनारस में वो बहुत मुश्किल से जीते हैं। लेकिन बनारस के अंदर आप देख ही लीजिएगा, पता कीजिएगा, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री अगर गड़बड़ी ना होती ईवीएम में तो शायद जीत ना पाते, हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जिस तरह से का मार्जिन कम हुआ वो भी उनकी हार है। उसी तरह से बद्रीनाथ में उन्होंने जिस तरह से वो मॉडल बना रहे हैं उसको, जिस तरह से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उससे लोग नाराज़ हैं। पंडा पुरोहित नाराज़ हैं, तीर्थ पुरोहित नाराज़ हैं, बाकोकुकदारी नाराज़ हैं। उस नाराज़गी का असर तो पड़ेगा और भगवान भी देख रहा है कि अति हो चुकी है। गुजराती ठेकेदारों के लिए, गुजराती व्यवसायियों के लिए, गुजराती आदमी पंजीकरण करेगा, गुजराती आदमी सब कुछ करेगा। अरे भाई, हम कहाँ जाएंगे जो हम यहाँ के हकदारी हैं? हम कहाँ जाएंगे जो इस रोज़ जो भगवान केदार के पुजारी भी हैं और भगवान केदार हमको रोटी भी दे रहे हैं, उन्हीं के दम पर हम जीवित, हम कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ का हम पुजारी भी हैं और बद्रीनाथ में हम रोज़ रोटी भी कमाते हैं, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बद्रीनाथ की जनता केदार ने जवाब दिया है। केदारनाथ की जनता इस बार उनको जवाब देगी और अच्छे से जवाब देगी। उनको समझ आ जाएगा कि धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण नहीं करना।